देश के इस पश्चिम भाग में क्रांति कार्य का प्रारंभ। तो दोनों काम उन्होंने अच्छे किए। 4 साल मेडिकल की पढ़ाई की, हालत खस्ता जी, पैसा पास में नहीं था, तो 2 दोस्त रहते थे लॉज में, उनके बीच की जगह, 2 कॉट्स के बीच की जगह, उस पर अपनी दरी डालकर उस पर सोते थे। और वो 3-4 दोस्त थे, इधर विदर्भ से वहाँ पढ़ने के लिए गए। उनके भोजन का डिब्बा आता था तो 4 में ये 5वां एडजस्ट हो जाता था। ऐसे वो रहे, परंतु मेडिकल भी फर्स्ट क्लास में पास हुए। और क्रांतिकारी वो जो समिति थी, अनुशीलन समिति, उसके कोर कमेटी मेंबर बने। कोड नेम कोकेन ऐसा उनका था। कोकेन चंद्र नाम के कोई व्यक्ति चंद्रनगर में रहते थे, उनका नाम इनको दिया था। और ऐसा भी हुआ कि पुलिस कोकेन चंद्र को पकड़ने चंद्रनगर जाकर उनको पकड़ के ले आई। ये राजनारायण बसु जी का जो चरित्र उन्होंने आत्मचरित्र लिखा है, राजनारायण बसु नहीं, रासबिहारी बसु, उनके चरित्र में ये सब उल्लेख है। तो ऐसे वो थे, पास हो गए। प्रिंसिपल ने कहा भाई बर्मा में एक नौकरी है, उस समय 3000 रुपये महीना वाली। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो घर कैसे चलाओगे? तो घर नहीं बसाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है इस जीवन में देश के लिए सोचना, अपने बारे में अगले जन्म में सोचेंगे। और इसलिए वापस आए। तब तक तो क्रांतिकारी आंदोलन विफल हो गया था। तो लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में आंदोलन चल ही रहा था। 1920-21 की बात है, असहयोग। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए तो सर्वत्र गए। विदर्भ में गांव गांव जाकर उन्होंने भाषण वगैरह दिए। तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला गया, सेडिशन। अब अंग्रेज सरकार तो न्याय तो यही करने वाली थी, इनको जेल में डालना है। तो पैरवी करने वाले नागपुर के नामी वकील थे इनके, उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ये न्याय नहीं कर रही, इसलिए निषेध के लिए हम पैरवी नहीं करते। तो इन्होंने अपनी पैरवी की और पैरवी में जो बचाव का भाषण किया, उसका प्रारंभ यहाँ से किया कि कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा है क्या? इंटरनेशनल मान्यता तो ये है कि स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो कोई लॉ ऐसा है क्या कि जिसके तहत अंग्रेज इंग्लैंड से आकर हम पर राज कर रहे हैं? ऐसा कोई कानून हो तो बताओ। अर्थात ऐसा कोई कानून है नहीं, इसलिए आपका भारत पर राज करना ये इलीगल है, इसलिए आपका कोर्ट इलीगल है, आपके जज इलीगल है। मैं ये नहीं मानता कि आपको मुझे ट्राई करने का अधिकार है, मैं आपके राज्य को ही नहीं मानता। मैंने लोगों को ये बताया, स्वतंत्रता उनका मूलभूत अधिकार है और उसको प्राप्त कैसे करते हैं उसकी तरीके बताए हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और न्यायाधीश ने जजमेंट में रिमार्क लिखा कि इनके बचाव का भाषण, इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा उससे ज़्यादा सेडिशियस है, ज़्यादा राजद्रोही है। ऐसे वो थे। और इसलिए ये सब काम करते समय लोकमान्य तिलक जी, महात्मा जी, सुभाष बाबू, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ऐसे सब लोगों से, भगत सिंह क्रांतिकारी के थे, तो इन सब से चर्चा हुई। तो उनको ध्यान में आया, उनका भी अनुभव था, अध्ययन था, चिंतन था, सब कार्यों में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करके देखा था। तो उनको ध्यान में आया कि जो मुझे लगता है वही बात सबके मन के अंदर है कि हमने अपना अपना इशू चुनकर उसमें अपना पूरी शक्ति लगाई, जीवन लगाया, तो इशू कभी ना कभी रिजॉल्व होने वाला है, परंतु फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे, उनका नंबर 7वां 8वां है। सिकंदर के पहले से चला है, पश्चिम की दिशा से भारत पर आक्रमण, भारत का गुलाम होना, फिर स्वतंत्र होना, फिर गुलाम होना। मुट्ठी भर लोग दूर दूर से आते हैं, किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं और हम उनसे मात खाते हैं। ये बार बार हुआ है, तो और एक बार हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से गुलामी नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है? अपने समाज में कुछ कमियां हैं। पहली बात, हम अपनी एकता को भूल गए। दूसरी बात, हम स्वार्थी बन गए और गुणहीन बन गए। अनुशासन नहीं, स्वच्छता नहीं, दारिद्र्य है, अज्ञान है।
इन सबको ठीक किए बिना, इस समाज को एक स्वस्थ संगठित समाज बनाए बिना ये बार बार होना रुकेगा नहीं। हमारा तो समय लग गया एक काम में, अब हमारे पास समय नहीं, लेकिन किसी को इस काम को करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं प्रयोग करता हूं। उन्होंने 8-10 साल प्रयोग किए कि ये अपना जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है उसको एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं और उसमें गुण कैसे भर सकते हैं। एकता और गुणवत्ता वाला संगठित समाज, स्वस्थ समाज कैसे खड़ा करना, इसके प्रयोग किए। और जब उनको वो सूत्र, वो पद्धति मिल गई तो उन्होंने विजयादशमी 1925 के दिन सुबह अपने घर में बैठक बुलाई। तो उनके साथी थे, सामान्यतः ये 4 प्रकार से जो काम चल रहे थे सारे लोग उसमें ही थे। तो जो बचे खुचे थे वही इनके पास आए। तो उनको उन्होंने कहा कि आज से अपना, जैसी चर्चा हो रही थी, सबका मन बन गया था कि आज से अपना ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ हम प्रारंभ हो रहा है। बाद में लोगों ने आके पूछा अब करना क्या है, तो उन्होंने कहा किसने तय किया है, बैठो सब मिल के बात करो, तय करो। आगे 14 साल इनको सब पता था, इनका प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन डिक्टेट किए बिना चर्चा में से ये बातें उन्होंने पहुंचाई, नए कार्यकर्ताओं के हाथ में दी। उन्होंने उसके आधार पर काम करके देखा और संघ स्थापना 1925 में हुई। संघ की कार्य पद्धति 1939 में पक्की हो गई। एक प्राकृतिक विकास है। घर में बालक आता है नया तो उसका नाम तय नहीं रहता है। पश्चिम के देशों में हॉस्पिटल में पहले नाम देना पड़ता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, कम से कम 12 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, संघ का नाम निश्चित, संघ स्थापन हुआ तब संघ का नाम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, समिति नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापन किया, वो पहले सरसंघ चालक है, लेकिन वो सरसंघ चालक डिक्लेयर हुए 29 में, 4 साल बाद। ऐसे संघ विकसित हुआ सामूहिक अनुभव के चिंतन के आधार पर, और चला। सब कामों को पूर्ण करने वाला काम। इसलिए मैंने कहा, बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है। जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन, तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है, तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा। तो फिर देश के लिए बहुत सारी बातें होनी है, वो कौन करेगा, ऐसा लोग पूछते थे। तो डॉक्टर साहब बताते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सब करेंगे।
वो सब करेंगे, वो उनका है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी होगा, अलग है। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए, समाज के सहयोग से, जहाँ जितना आवश्यक है उतना अपनी चमड़ी, अपना समय खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर, अपना दमड़ा खर्चा करके स्वयंसेवक करते हैं। वो सेवा संघ की नहीं, स्वयंसेवकों की है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके कार्य अपने अपने स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी कार्य है। जैसे चर्चा होती है वैसा संघ का कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उन पर नहीं है। संघ कंट्रोल किसको कर सकता है? कंट्रोल की है क्या हमारे हाथ में? ये हमारे कार्यकर्ता लोग साथ में बैठे एक सभागृह में, उन्होंने कल काम बंद कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं उनका? हमारा मन मर्जी और दोस्ती के आधार पर चलने वाला काम है, उसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती। स्वयंसेवक है, आते जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अच्छा काम है तो हम सबको मदद करते हैं, उनको भी करते हैं। और अब हमारी शक्ति है तो राष्ट्र के बारे में हमारा एक विचार है, उस विचार के अनुसार बातें होंगी, इसके लिए हम प्रयास करते हैं।